हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की हम एक और सीरीज लेकर आए हैं और ये सेट नंबर 4 होगा और इसमें हम जीएस के क्वेश्चन कवर कराएंगे। जैसा कि पिछले 3 सीरीजों में भी हमने जीएस के 50-50 क्वेश्चन कवर कराए हैं, यानी कि अब तक हमने 150 क्वेश्चन करा दिए हैं इस सीरीज में, और वो भी जीएस के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इन सबको कवर कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो उम्मीद है कि हूबहू आपको ऐसे ही वहाँ क्वेश्चन देखने को मिल जाएं या कुछ आगे पीछे मिल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये सीरीज को रिवाइज करना है और देखना है, ठीक है ना। आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। चलिए, तो आज का ये चौथी सीरीज है और इस सीरीज में हम फिर से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए, तो बिना समय गंवाए हुए तो आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज को। तो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है टीपू सुल्तान थे, उन्होंने किस वर्ष में मैसूर का शासक, मतलब टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बने? तो वो कौन सी सन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1782। तो टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना, ठीक है ना। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। चलिए, कौन सी संस्था, और टीपू सुल्तान ने अपने समय पर तोप का प्रयोग किया था युद्ध में, ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो कौन सी संस्था है वो? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का कार्य बताना है। तो कौन सा है? क्या वो मौद्रिक प्रबंधन, सरकारी ऋण ऋण प्रबंधन, विदेशी विनिमय विदेशी विनिमय प्रबंधन, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। ये इसका प्रबंधन नहीं है। दरअसल ग्राहक लोग कहाँ पर अपना पैसा जमा करते हैं? तो वो करते हैं एसबीआई में, या जो भी वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक हैं उनमें जमा करते हैं, ठीक है ना। वो डायरेक्ट पैसा लेके आरबीआई में जमा करने नहीं जाते, ठीक है ना। तो ये इसका कार्य नहीं होगा। बाकी के मौद्रिक प्रबंधन, सरकारी ऋण प्रबंधन, जो विदेशी विनिमय प्रबंधन होते हैं, वो सारे काम किसके होते हैं? तो वो आरबीआई के हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 है ये, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या वो 1985 या 1989 या 1991 या फिर 1993? तो उदारीकरण यानी कि एलपीजी भारत में कब आया? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। जिससे हमारी अर्थव्यवस्था कैसे हुई? उदार हुई, और बाहरी कंपनियों का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ, और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, ठीक है ना। 1991 में एलपीजी शुरू हुआ था भारत के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जो दूसरा राज्य, या कह सकते हैं दूसरे देश का तत्काल, यानी कि उसी समय राजनीतिक नियंत्रण अगर दूसरे देश पर हो जाए, ठीक है, किसी एक देश पर किसी दूसरे देश का राजनीतिक नियंत्रण हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उस देश को क्या बोलेंगे उस देश के लिए? तो उसे बोलेंगे कॉलोनी। क्या बोलेंगे? कॉलोनी। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे ब्रिटिश भारत के टाइम पर अपना भारत अंग्रेजों का क्या था? कॉलोनी था, ठीक है ना। ब्रिटिश का क्या था? अपना भारत कॉलोनी था। सेम वही है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से प्रत्येक वयस्क
नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, समान मूल्य होना चाहिए। तो ये किस में, यानी किस किस प्रकार के तंत्र में होता है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, जैसे अपना भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो अपने भारत में आप देखते होंगे आप सभी को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, सभी को सभी प्रकार के धर्म स्वीकार करने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक ना, फ्रीडम है पूरी तरह से। तो वो क्या है, किस किस तंत्र में है वो आप लोग? तो उसे उस तंत्र को बोलेंगे लोकतंत्र। ठीक है ना। तो जी हाँ दोस्तों, तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी ये खूबसूरती है जिसमें आप सभी को बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, हर प्रकार का जो अधिकार मिलता है और अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। ठीक है ना, अपने लिए, लोगों की सरकार लोगों के लिए, ठीक है, और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, इस तंत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या अनुच्छेद 1, 2 या 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 2। तो जी हाँ दोस्तों, और ये भाग फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, भाग फर्स्ट के अनुच्छेद नंबर 2 में ये प्रावधान है कि भारत, यानी कि यह प्रावधान दिया गया है कि नए राज्य का प्रवेश, यानी भारत में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना का प्रावधान किस में? तो आर्टिकल नंबर 2 में है। ठीक है ना, और इसी आर्टिकल के तहत जो सिक्किम है वो बना, ठीक है, अपने भारत का हिस्सा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? क्या कानून के समक्ष समानता रखना, या अस्पृश्यता को बढ़ावा ना देना, इस्तेमाल ना करना, या देश की रक्षा करें, तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें? तो जी हाँ दोस्तों, तो जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, तो यही इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो यही मौलिक कर्तव्य है आपका। ठीक है, जो हम सबका भी यही मौलिक कर्तव्य है। हम सबका, पूरे राष्ट्र का जो पूरे राष्ट्र के जो नागरिक हैं उन सबका यही कर्तव्य है कि देश की रक्षा के लिए आगे रहें और आह्वान किए जाने पर तुरंत देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर है, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, और ये कह रहा है 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या मगध था, या कौशल, अंग, या वत्स्य? तो इसका राइट आंसर क्या था? सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ताकतवर, शक्तिशाली जो राष्ट्र वो था महाजनपद, तो वो कौन सा था? मगध। और यह वही मगध है जिस पर घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंबिसार और अशोक मौर्य, इन्होंने इस पर राज्य किया। ठीक है, और भारत को अखंड रखा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 80। यह कह रहा है भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? तो चांदी के सिक्कों को रुपया रूप किस में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या उपनिषद, या पुराण, या भगवत गीता, या फिर अर्थशास्त्र? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है तो उसमें ये बताया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं, एक बार क्वेश्चन और सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन कह रहा है 1934 के
1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? तो 1934 के बाद जो मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता बना था उसका क्या नाम था? उसका नाम था जिन्ना। क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। और ये इसने पाकिस्तान की मांग की और अंततः पाकिस्तान इसने प्राप्त भी किया, ठीक है ना। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है ना, जिसकी वजह से अखंड भारत के 2 टूक हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 और 83 का क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर है? तो 4 जाने माने जो वर्ण हैं 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर कौन सा वर्ण आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शूद्र। क्या होगा? शूद्र। शूद्र ना वो 4 जाने माने वर्णों में से जो 4 वर्ण हैं, जैसे यानी ब्राह्मण ग्रंथों में या हिंदू ग्रंथों में जो दिए गए हैं, तो वो 4 वर्ण हैं। और 4 वर्णों में कौन कौन से हैं? पहले पे है ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य, चौथे पर शूद्र, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज, जी हाँ दोस्तों, तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था? तो इसके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फूले या राजा राम मोहन राय। तो 84 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ज्योतिराव फूले हैं। ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले जो थे, इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट और यानी कि जो वंचित लोग हैं उनके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए उनकी शिक्षा के लिए, ठीक है ना। तो ज्योतिराव फूले वो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने घोल मछली को मतलब घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा 85 का? तो 85 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिशा में भारत बलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो भारत किस दिशा में बलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हैं इसके पश्चिम या उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान वगैरह है राजस्थान में, ठीक है। तो इधर पर्वत कम है, ठीक है। इधर क्या है? पश्चिम में जो रेगिस्तान है, ठीक है ना। और इधर जो बलित पर्वत है वो नहीं है, ठीक है ना। और बलित पर्वत का जो मुख्य उदाहरण है वो क्या है? हिमालय वगैरह, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र और जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, वो इसका जो उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्व, ठीक है, और उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये तो इसके है ही हैं। परंतु जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में बलित पर्वत नहीं है, ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्र कैसा है? जो बलित पर्वत से घिरा नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 87। ये कह रहा है देहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या शिवालिक या पीर पंजाल या हिमाचल या पूर्वांचल? तो 87 है। 87 का राइट आंसर क्या होगा? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है पूर्वांचल, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा? पूर्वांचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में अपना उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्से, ठीक है, बिहार वगैरह, तो ये उत्तरी मैदान में आते हैं। तो उत्तरी मैदान में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 88 का। जो 88 है इसका राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मृदा।
क्या बोलेंगे इसे, जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। ये जलोढ़ मृदा है जो उत्तरी भारत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 का। ये कह रहा है 89 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। तो ऑप्शंस हैं समुद्र से दूरी, मानव प्रभाव, अक्षांश या समुद्रीय जलधाराएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव प्रभाव। क्या होगा, मानव प्रभाव। जो मानव प्रभाव है वो नियंत्रण में, मतलब वो जलवायु के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। यानी एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कौन सा ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है, मानव प्रभाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 और कह रहा है क्वेश्चन, किस देश ने नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है। तो किस देश ने, तो वो कौन सा देश है जिसने ये बंद कर दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अफ़गानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, तो ये अफ़गानिस्तान है जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपना जो दूतावास है वो स्थायी रूप से यानी परमानेंटली बंद कर दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो जो इनमें से बताना है कौन सा सही है, जो एक चुम्बक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं। क्या ये सही है, या फिर एक चुम्बक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते। भाई ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए इसमें ऑप्शन, सदैव चुम्बक से दूर चले जाते हैं। तो नो, ये भी नहीं होता। कोई विकल्प सही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें एक पहला है, तो ये कह रहा है एक चुम्बक की ओर सदैव आकर्षित रहते हैं, ठीक है ना। जब भी देखना चुम्बक और चुम्बक के बगल में एक चुम्बक और रखना तो एक दूसरी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है ना, आप रोक नहीं पाओगे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और वह क्या क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या वो वास्तविक है या रियल है। ऐसा तो नहीं है, दर्पण में जो चीज़ होगी वो कैसे होगी, ठीक है, और रियल तो नहीं होगी, ठीक है ना। आभासी हैं यानी कि वर्चुअल हैं, या काल्पनिक हैं, या प्रतिरूप है, ठीक है, डुप्लीकेट। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आभासी है। कैसा होगा, यानी कि आभासी, आपके जैसी लगेगा, ठीक है ना, आभासी। तो इसका ये वर्चुअल है ना, ये इसका राइट आंसर है। और जो बाकी और ऑप्शन है वो कैसे हो जाएंगे, वो गलत हैं, ठीक है। यानी स्क्रीन पर ये ऑप्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, और क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं आभासी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है, यानी सूक्ष्म नलिका प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्ट्रा, यानी घास में पानी का ऊपर बढ़ना, या अश्रु नलिका के माध्यम से आंसू का बहना, साबुन के बुलबुले का निर्माण, या ब्लॉटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा 93 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साबुन के बुलबुले का निर्माण, ठीक है ना। तो ये नहीं है, कौन सा नहीं है, साबुन के बुलबुले का निर्माण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट दे रखा है कीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं। जो कीटों में गैसों के आदान प्रदान होता है उसमें वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं। तो
तो इसका ऑप्शंस हैं श्वास नली यानी कि ट्रेकिया, श्वास रंध्र यानी स्फायरिकल, या श्वसनी यानी ब्रांकाई, या नलिका यानी कि ट्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 94 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्वास नली। क्या होगा तो जो कीटों में आदान प्रदान की जो वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं, यानी कि जो श्वास नली तो होती है जिसमें वायु लेते हैं और वायु छोड़ते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन को लेना, और जो श्वास नली होती है उसी के माध्यम से होता है ये सब, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, और 95 ये रहा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। पत्तियों की क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का बाष्पीकरण करता है। तो इसका ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रकाश संश्लेषण, या बाष्पोत्सर्जन, या परिवहन, या बाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 95 का, और 95 का ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक नेगेटिव तत्व है। तो ऋणात्मक कौन सा है, या नेगेटिव वाला तत्व बताना है, विद्युत ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 96 का, और 96 का राइट आंसर क्या लिथियम है, या सोडियम, मैग्नीशियम, या फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कौन सा फ्लोरीन। तो इसका फ्लोरीन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु, ठीक है, और एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। तो वो कौन सी धातु है, ठीक है, तो कौन सी क्रिया है, वो कौन सी क्रिया जिसके माध्यम से जो ज़्यादा प्रतिक्रियाशील जो धातु है वो कम वाले की जगह ले लेती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस दिए गए, विस्थापन, या निराकरण, या पृथक्करण, या रेडॉक्स। 97, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि दूसरे की जगह ले रही है, तो जगह लेने को क्या बोलते हैं, यानी विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विस्थापन, एक की जगह पर दूसरे की स्थापना हो रही है, यानी विस्थापन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन क्या है ये, पॉलीथीन तथा पीवीसी, और पीवीसी की बात क्या है इसमें कुछ बताना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए के कुछ उदाहरण हैं पीवीसी के, यानी कि पॉलीथीन और पीवीसी के कौन से उदाहरण हैं, ठीक है, किसके उदाहरण हैं दोनों ये। तो पीवीसी और पॉलीथीन किसके उदाहरण हैं, तो 98, जो 98 का राइट आंसर क्या होगा। देखो पीवीसी क्या होता है, जो पाइप होता है, यानी समर वाला पाइप, ठीक है, देखा होगा। तो बोरिंग में जो लगाए जाते हैं पाइप, तो पीवीसी पाइप, तो उसमें क्या लगी होती है, वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के ज़्यादातर बने होते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्लास्टिक कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि थर्मोप्लास्टिक। क्या होगा इसका राइट आंसर थर्मोप्लास्टिक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी थर्मोप्लास्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99 वाला, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, जैसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रशीतक, वातानुकूलक, ठीक है, यानी कि जो एसी रेलवे में देखा होगा, ठीक है ना, तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं। तो कौन से रसायन हैं जो वायु प्रदूषक बनाते हैं, ठीक है, वायु प्रदूषक बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर मीथेन है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जैविक परिवर्तन में आंतरिक पर्यावरण में जो परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या वो समदावी है, या असहभोजिता, या सहजीवन, या समस्थापन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समस्थापन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थापन। चलिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर वो क्या है? समस्थापन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। जर्मेनियम का उपयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? जर्मेनियम का उपयोग होता है वो सामान्यतः मतलब किस में किया जाता है, किस प्रकार का होता है वो? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, विद्युत रोधी, मंदक, अर्धचालक, या चालक। तो किस फॉर्म में किया जाता है जर्मेनियम का प्रयोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ये जर्मेनियम कैसा होता है? तो अर्धचालक होता है, ठीक है ना। चलिए, अर्धचालक की भांति इसका प्रयोग होता है। अक्टूबर 2023 में भारत का निर्यात 6.21% बढ़कर कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया था, ठीक है। अक्टूबर 2023 में भारत का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो 6.21% से बढ़कर कितना हो गया था? तो इसका ऑप्शन है 31.6 बिलियन डॉलर, या 38.61 बिलियन डॉलर, या फिर 35.57 बिलियन डॉलर, या फिर 26.48 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि 35.57 बिलियन डॉलर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 103 यानी 103 ये कह रहा है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया, ठीक है। तो ये किस लिए किया, किसके लिए फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया है? तो ये किसके लिए किया है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, अग्निरोधी, या भूकंप रोधी, या बाढ़ रोधी, या बर्फ रोधी। तो ये कनाडा के जो ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये किया है। तो ये किस लिए किया है? फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित यानी कि ये किया है भूकंप के लिए, ठीक है ना। जो पक्के मकान होते हैं वैसे कंक्रीट के बने हुए वे टूट जाते हैं, तो ये फाइबर से प्रबलित हैं, ठीक है। जो फाइबर मिक्स होंगे तो उनका विकास उन्होंने किया है, और ये किस लिए किया है? तो भूकंप के लिए, ठीक है। भूकंप आएंगे तो ये वाले मकान वगैरह नहीं टूटेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है जिसने सोफिया नामक जो रोबोट है उसे नागरिकता दे दी है, यानी सिटीजनशिप दे दी है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है? तो क्या वो सऊदी अरब है, या उत्तर कोरिया, जापान, या ईरान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। एक सेकंड रुको दोस्तों, हाँ। चलिए फिर देखते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन 103 हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सऊदी अरब। क्या होगा? जो सऊदी अरब है उसने सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता प्रदान की है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 105 है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है, यानी कि जो खाने वाली फसल नहीं है। तो वो कौन सी फसल है जिसका प्रयोग खाने के लिए नहीं करते हैं? ऑप्शंस हैं कॉफ़ी, दूसरा है रेशा फसल,
और तीसरा तिलहन और गन्ना। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? गन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेशा। दरअसल रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? ये कीट होते हैं, ठीक है ना, और कीट खाए नहीं जाते। कॉफ़ी, तिलहन ये सब और गन्ना ये कैसी फसल हैं? तो ये खाद्य फसल हैं, ठीक है। चलिए, सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में किस अवस्था को शामिल नहीं किया जाता? तो जो भौतिक वर्गीकरण होता है उसमें किस अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है? क्या ठोस है या गैसीय या द्रव या कोलाइडल? तो कौन सी अवस्था होगी जिसको शामिल नहीं किया जाता है? तो 106 और 106 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइडल। क्या होगा? तो आपने सुना होगा जो जो भौतिक राशि कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस का प्रयोग तो बहुत होता है, परंतु कोलाइडल का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न कौन सा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? हाँ, यानी कि हो चुका है। तो ये ऑप्शन है इसके जाकिर हुसैन या अमजद अली खान, AR रहमान या सुरेश वाडकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुरेश वाडकर। तो ये साइड यानी कि ये कैसे गायक हैं? तो कहते हैं यानी कि पर्दा के पीछे गाने वाले गायक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेश वाडकर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 के बाद 108, पृथ्वी और उसके भूलक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शंस हैं इतिहासकार या कृषक, जीवनी लेखक या भूगोलवेत्ता। तो देखिए, पृथ्वी और इसके भूलक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भूगोलवेत्ता। क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे भूगोलवेत्ता। हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे? भूगोलवेत्ता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका जबरदस्त और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। इतिहासकार जो इतिहास वगैरह लिखते हैं, ठीक है, और कृषक किसान होते हैं खेती करने वाले। जीवनी लेखक भी होते हैं जो अपने बारे में लिखे हैं, जैसे हम अपने बारे में कोई आत्मकथा लिखते हैं, ठीक है, या किसी और व्यक्ति के बारे में लिखते हैं तो वो जीवनी वगैरह लिखने वाले। इतिहासकार वे होते हैं जो जो कि पुराने पुराने यानी कि जो एक सेकंड रुको, चलिए, तो इतिहासकार और भूगोलवेत्ता। हाँ, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो भूगोलवेत्ता इसका राइट आंसर होगा। और इतिहासकार वे होते हैं जो पुरानी जो इतिहास में घटित हुआ है उसके बारे में लिखते हैं, और जो यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है और उसके माध्यम से जो खुदाई वगैरह होती है उससे जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित, उनसे जो रिलेटेड जो खबरें मिलती हैं उन सभी को छापना लिखना इतिहासकार का काम होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका। और ये कह रहा है लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? किस राज्य के थे? क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंजाब केसरी। क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी, ठीक है, लाला लाजपत राय को भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या है? तो ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या है? तो क्या गोवर्धन इको ग्राम, गोपीनाथ इको ग्राम या कल्याणी ग्राम या सजन प्रकृति ग्राम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 110 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 कहता है गोवर्धन इको ग्राम, ठीक है ना। चलिए, गोवर्धन इको ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक विश्व कप का संस्करण सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया है? क्या विराट कोहली जी हैं या डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल या रोहित शर्मा? तो वो कौन से खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। दिल के भी विराट और नाम के भी विराट, ठीक है ना।
तो इन्होंने इसका रिकॉर्ड बनाया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है MS वर्ड का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है MS वर्ड? तो क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या कंपाइलर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 112 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और यह कह रहा है विज्ञान में, किसमें? विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का गुणधर्म नहीं है? तो कौन से मिश्रण का गुणधर्म नहीं है विज्ञान में? तो क्या मिश्रण के घटक अपने गुण धर्मों को बनाए रखते हैं, या दूसरा भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, या इसकी संरचना निश्चित है, या इसका निर्माण दो या दो से अधिक घटकों से या यौगिकों से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी संरचना निश्चित है। ठीक है ना। 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी संरचना निश्चित है। इसके साथ में जाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जो विलुप्त हो जाती हैं इसमें उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 114 का इसका राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक। IUCN जो संकटग्रस्त है, मतलब IUCN के जो संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वो है हानिकारक। जो हानिकारक हो उनको हटा देते हैं। ठीक है ना। हानिकारक को सम्मिलित नहीं किया जाता, बाकी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक। 114 का 3। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 115। ये कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका ऑप्शंस हैं 1955, 1954, 1956 या 1953। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1953। कौन सा होगा? 1953। ठीक है ना। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, और 1954 इसकी रिपोर्ट भी आती है। ठीक है। तो कन्फ्यूजन में भी रहेगा, ये शायद 1954 हो या फिर 1953। उम्मीद है 1953 होगा। हाँ ठीक है। फिर भी आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं कब स्थापना हुई थी इसकी, राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1953 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है, जो उसकी वकालत करता है ग्राम पंचायत होनी चाहिए? तो आर्टिकल नंबर कौन सा सही होगा इसका? अनुच्छेद नंबर 40। कौन सा होगा? अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। तो अनुच्छेद 40 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित हुई, यानी कब पहली जनगणना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1951 में ही इसकी जनगणना कर ली थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, ये कौन से अनुच्छेद हैं इसमें? संविधान के भाग 6 में, और जो कि राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। राज्य विधानमंडल के घटकों से कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं, जो कि भाग 6 में आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 168 से 212 तक, जो कि राज्य विधानमंडल के बारे में बताते हैं। ठीक है। चलिए बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? तो जो बाणभट्ट थे उन्होंने हर्षचरित्र की जो रचना की थी वो किस भाषा में की थी? 119 का राइट आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ही ईश्वर का सिद्धांत दिया था, तो उनका नाम था नारायण। यानी कि ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? एक धर्म, मानवता के लिए एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही ईश्वर। तो और उन ईश्वर का नाम क्या है? तो नारायण, ठीक है। नाम से पता चल रहा है नारायण ही ईश्वर है, ठीक है। कौन है? ईश्वर, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नारायण। ठीक है दोस्तों, आज की ये सीरीज यहीं समाप्त होती है और हमने 120 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि 71 से स्टार्ट होते हैं। और इस सीरीज में हमने आज भी 50 क्वेश्चन कराए हैं। कितने कराए हैं? 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराए हैं और डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अंत तक देखे होंगे आप, ठीक है। वैसे उम्मीद है आप लोग अंत तक, आपको ये सीरीज अंत तक देखनी चाहिए। ये बहुत लाभदायक होगी आपके लिए ये, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट में जय हिंद जरूर लिख के जाएँ, कमेंट में जय हिंद लिख कर जाएँ, ठीक है। जो इस सीरीज को लास्ट तक देखे वो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे, ठीक है ना। यही है हमारे लिए बहुत आभार होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।